आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीएफ 2005 है। क्या है? एनसीएफ 2005 की एनसीईआरटी सीरीज, जहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सीखना और ज्ञान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के प्राइमरी और अपर प्राइमरी में एनसीएफ 2005 से प्रतिवर्ष 30 से 35 प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अध्याय 2 सीखना और ज्ञान, और वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखते हैं और आगे इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए, आप लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तो सीखना और ज्ञान। आज के टॉपिक क्या है? सीखना और ज्ञान। यह अध्याय बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने वालों की तरह पहचानने जाने की आवश्यकता है और बच्चों की अपनी गतिविधियों के फलस्वरूप पैदा होने वाले ज्ञान को स्थापित करता है। विद्यालय से बाहर हम बच्चों के जिज्ञासा, खोजी व लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का आनंद लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि विद्यालय से बाहर हम बच्चों के जिज्ञासा, खोजी व लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का आनंद लेते हैं। बच्चे अपने आसपास की दुनिया से बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। वे खोजबीन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, चीज़ों के साथ कार्य करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और अर्थ गढ़ते हैं। और क्या करते हैं? अर्थ भी गढ़ते हैं। तो यह बात आप लोग को अच्छी तरह से जानते रहना होगा, क्योंकि अगर आपने सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा, आपने देखा होगा यहाँ से प्रश्न हूबहू पूछे गए हैं, थोड़े से परिवर्तन के साथ पूछे जाते हैं। बचपन विकास और निरंतर बदलाव की अवस्था है। बचपन क्या है? विकास और निरंतर बदलाव की आवश्यकता है। यह भी लाइन आपके लिए हूबहू सीटेट का पूछा लाइन है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं पूर्ण विकास शामिल होती है। इस विकास में वयस्क समाज में सामाजिकृत होना भी शामिल है, जिसमें बच्चा संसार का ज्ञान ग्रहण करता है और नए ज्ञान का सृजन भी करता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा संसार का ज्ञान ग्रहण करता है और नए ज्ञान का सृजन भी करता है। ठीक है। बच्चा अपने आप को दूसरे से जोड़कर देखता है। बच्चा क्या है? अपने आप को दूसरों से जोड़कर देखना सीखता है, जिससे उसकी समझ बनती है। वह कार्य कर पाता है और रूपांतरण कर पाता है, कार्य कर पाता है और रूपांतरण कर पाता है। समाज में हर एक नई पीढ़ी को विरासत में संस्कृति एवं ज्ञान का एक भंडार मिलता है। समाज में हर एक नई पीढ़ी को विरासत में संस्कृति एवं ज्ञान का एक भंडार मिलता है, जिसमें वह अपनी गतिविधियों द्वारा तथा समझ से समाहित करते हुए नए ज्ञान को रचने की सार्थकता महसूस करता है। तो यह आपके लिए सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन है, जो मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आराम से पढ़िएगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन अंत तक बने रहिएगा अगर आपको वास्तव में सीटेट में बेहतर स्कोर करना है, अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना है। एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, इस पीडीएफ के अंदर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा 6306344367, लेकिन गलती से यहाँ पे 367 की जगह लास्ट में 66 हो गया है, तब उसे 67 कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, घर बैठे आप हार्ड कॉपी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस नंबर को अपने पास सुरक्षित रखें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिना समय गंवाए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला है सक्रिय विद्यार्थी की प्राथमिकता। यहाँ से इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सक्रिय विद्यार्थी की प्राथमिकता, क्योंकि समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती हैं, जिसमें विद्यार्थियों में अपने आसपास के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से और विभिन्न कार्यों से जुड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिसमें विद्यार्थी नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और अपनी गलतियों खुद सुधारे। विद्यार्थियों को स्वयं के बारे में सीखने के, दूसरे व समाज के बारे में जानने में नए अवसर प्रदान करते हैं, ताकि वे अपनी विरासत को समझकर उससे जुड़ पाएँ, फिर चाहे उन्होंने किसी भी परिवार या समुदाय में
जन्म लिया हो। यहाँ तक का लाइन अगर आपने सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर एक बार हल किया होगा तो यहाँ पर कई प्रश्न आपको ऐसे होंगे जो हूबहू मिल गए होंगे। जैसे विद्यार्थी नई चीज़ों को आजमाता है, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ कर रही है, गलतियाँ करना चाहिए। ये पूछा गया सीटेट में कौन सा सही नहीं है, तो बच्चे गलतियाँ ना करें, भैया गलतियाँ करें वो, ठीक है, अपनी गलतियाँ खुद सुधारें। विद्यार्थियों को स्वयं के बारे में सीखने के, दूसरे व समाज के बारे में जानने के नए अवसर प्रदान करें ताकि वे अपनी विरासत को समझकर उससे जुड़ पाएँ, फिर चाहे उन्होंने किसी भी परिवार या समुदाय में जन्म लिया हो। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। स्कूल औपचारिक शिक्षा की जिन प्रक्रियाओं को संभव बनाता है वे विद्यार्थियों के जीवन में समझ व दुनिया से जुड़ने की नई संभावनाएं खोल सकती हैं। तो ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। स्कूल औपचारिक शिक्षा की जिन प्रक्रियाओं को संभव बनाता है वे विद्यार्थियों के जीवन में समझ व दुनिया से जुड़ने की नई संभावनाएं खोल सकती हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं। पाठ्यचर्या का वर्तमान सरोकार बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करने का है। पाठ्यपुस्तक संस्कृति से दूर हटने का प्रयास भी है, जिसके लिए यह भी जरूरी होगा कि हम विद्यार्थियों व सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। अतः बाल केंद्रित शिक्षा के तात्पर्य व निहितार्थ को गहराई से देखने की आवश्यकता है। तो यह बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, अच्छी तरीके से विदित होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे अन्य चीज़ को देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। शिक्षा शास्त्र में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनज़र शिक्षा के नियोजित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा की योजना ऐसी हो कि वह विशेषताओं व ज़रूरतों की विशाल विविधताओं के तहत भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक प्राथमिकताओं को संबोधित करे। पाठ्यपुस्तकें उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित हो। यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण। पाठ्यपुस्तक क्या हो, उनके सामाजिकरण पर हो, उन्हें सीखने की ग्रहणशीलता के गुण पर हो, वो रट्टा मारने वाला ना हो, ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र करते हैं कि बच्चों के अनुभव, देखिए यह प्रश्न आपके सीटेट का पूछा प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। शिक्षा शास्त्र में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनज़र शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा की योजना ऐसी हो कि वह विशेषताओं व ज़रूरतों का विशाल विविधता के तहत भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक प्राथमिकता को संबोधित करे। तो यहाँ हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली। अच्छे विद्यार्थी जिन धारणाओं को प्रोत्साहित किया जाता है उनमें अध्यापकों को आज्ञा का पालन, नैतिक चरित्र और अध्यापक के शब्दों को आधिकारिक ज्ञान की तरह स्वीकार करना शामिल है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिली, हमें पढ़ने को मिली, हमें समझने को मिली। तो अगर आपके मन में यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि वैसे थोड़ा सा बोरिंग तो बेशक लगेगा, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपका एनसीएफ 2005 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीटेट के परीक्षा में हूबहू लाइन टू लाइन पूछी जाती है, और यहाँ पे भी आपको लाइन टू लाइन हूबहू मिलेगा। बच्चों की आवाज़ व अनुभव को कक्षा में अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। यह भी प्रश्न सीटेट का पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के अनुभव को, बच्चों की आवाज़ को पूर्ण रूप से कक्षा में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। प्रायः केवल शिक्षक का स्वर ही सुनाई देता है। बच्चे केवल अध्यापक के सवालों का जवाब देने के लिए या अध्यापक के शब्दों को दोहराने के लिए ही बोलते हैं। आपने देखा होगा प्रायः कि बच्चे या तो अध्यापक के शब्दों को दोहराने के लिए बोलते हैं या तो चुप रहते हैं, या अध्यापक सवाल पूछे तो उसका जवाब देते हैं। कक्षा में वे शायद ही कभी स्वयं कुछ करके देख पाते, मतलब कक्षा में वे शायद ही कभी स्वयं कुछ करके देख पाते। किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाय पाठ्यचर्या बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि अपने अनुभव को स्कूली ज्ञान के साथ साथ जोड़ सके। माने इतना सक्षम बनाना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अपने अनुभव को स्कूल के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इस उद्देश्य से पाठ्यचर्या का पुनः उन्मुखीकरण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना
चाहिए। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स होगी। अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा सीटेट प्राइमरी की, सीटेट अपर प्राइमरी की, केवीएस की, डीएसएसबी की, यूपी टेट की या सुपर टेट की, तो यहाँ पर आपके जो नोट्स है वो आप सबकी मिल चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे यहाँ पे हमें ये देखना है कि ताकि जो अध्यापकों के प्रशिक्षण, स्कूलों की वार्षिक योजना और पाठ्यपुस्तकों की रूपरेखा, शैक्षिक सामग्री व योजनाओं, मूल्यांकन व परीक्षा व्यवस्था में भी बदलाव लाया जा सके। तो ये भी बातें हमारे लिए और आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप बिना झिझक के पूछ सकते हैं। अब शारीरिक असुविधा के सामान्य स्रोत क्या है, आइए उनको पढ़ते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बिना स्पेस दिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा बिना स्पेस के दुर्गेश सर ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी का लिंक है, उस लिंक पर जुड़िएगा ताकि टेलीग्राम पे सभी क्लास की जो लिंक है सबसे पहले आपको मिलेगी। सीटेट की सभी क्लास और सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर आराम से उपलब्ध हो जाएगी। आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ प्रकाश डालते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए छोटे बच्चों को दूर तक पैदल चलना। देखिए, शारीरिक असुविधा के सामान्य स्रोत क्या है। स्कूल पहुंचने के लिए छोटे बच्चों तक दूर तक चलना, भारी स्कूल बस्ता। ठीक, फिर हमने देखा पढ़ने लिखने के लिए सहायक किताबों सहित बुनियादी भौतिक संसाधनों की कमी, घटिया फर्नीचर जो बच्चों की पीठ को पर्याप्त टेक नहीं देता, उन्हें अपनी टांगों तथा पैरों को सिकोड़ कर बैठना पड़ता है। ये शारीरिक असुविधा के सामान्य स्रोत हैं। ये सीटेट में हुबहू पूछे गए हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको बेशक थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन यह परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण होगी। ऐसी समय सारणी जो बच्चों को पढ़ाई के बीच पर्याप्त अवकाश नहीं देती, बच्चे खेल सके और कुछ बड़े बच्चों को तो उसके खेलने के समय से ही वंचित रखती है, या फिर लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। माने समय सारणी जो हो वो लचीली होनी चाहिए। यहाँ इस बात को बल देता है, यह भी सीटेट का पूछा है। विशेषकर लड़कियों के लिए शौचालय और सफाई प्रबंधन का अभाव, इसलिए लड़कियों के लिए सफाई का अभाव रहता है और शौचालय का अभाव रहता है। शारीरिक दंड, मारना, पीटना, तकलीफ देह मुद्रा में खड़े या बैठे रहने की सज़ा देना। तो यहाँ पे हमें भी बच्चों को सज़ा भी नहीं देना, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये चीज़ें उनको शारीरिक असुविधा के ये सामान्य स्रोत थे जो मैंने आपको बताए एलसीएफ 2005 के आधार पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कि आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई भी क्लियरेंस हो तो आप बिना झिझक के, बिना किसी समस्या के आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण अगली हेडिंग पढ़ेंगे, विकास और सीखना। देखिए, शैशवकाल से किशोरावस्था तक का जो समय होता है बहुत तेज़ी से होने वाले विकास और परिवर्तन का होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीखने व विकास के प्रति पाठचर्या का ऐसा रुख होना चाहिए जो शारीरिक व मानसिक विकास के बीच अंतर संबंध को देख सके और उनके विभाजन से ऊपर उठ सके। इससे व्यक्तिगत विकास व दूसरे से अंतःक्रिया के बीच विभाजन से भी ऊपर उठना चाहिए। तो यहाँ तक जो की पॉइंट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। शायद अगर आप चाहें तो देखिए, मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि थोड़ी सी बोरिंग लगेगी क्योंकि पूरी थियरी पढ़नी है। ठीक, तो इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा। वैसे आपके लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा कहीं पे, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा है, मैं एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों के स्वस्थ शरीर विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों का जो स्वस्थ शारीरिक विकास है वो सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए मूल आवश्यकता जैसे पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी मैंने आपको पहले बताया, इसलिए थोड़ी सी बोरियत लगेगी, लेकिन स्कोरिंग है, सिलेक्शन दिलाएगा। सभी बच्चों के स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियाँ में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। खेल कूद और योग से अर्जित योग्यताएं, सामूहिक खेलों में शारीरिक बल, स्थूल गत्यात्मक कौशल,
ग्रॉस मोटरसाइकिल्स, नियंत्रण, आत्मचेतना तथा समन्वय की क्षमताओं में सुधार लाती हैं। खेल के मैदानों, उपकरणों व नियमों का सरल अनुकूलन इन सभी गतिविधियों व खेलों को ऐसा बना सकता है कि बच्चे खेल, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, योग व प्रदर्शन कलाओं जैसे नृत्य कला आदि में दक्षता के उच्च स्तरों को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर प्राइमरी, अपर प्राइमरी के पेपर हल किए होंगे तो यहाँ से कई बातें आपको कॉमन मिल रही होंगी जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है आदि में। लेकिन जब ध्यान आनंद से हटकर उपलब्धियों पर चला जाए तो प्रशिक्षण जैसे अनुशासन, अभ्यास की मांग करता है जो तनाव पैदा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है, सेंटेंस को दिमाग में फीड करना है ताकि जब परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बने तो गलतियाँ आपसे ना होने पाए। मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर रहा हूँ, आपके मन में अगर यहाँ पे कोई प्रश्न, कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि लेकिन जब ध्यान आनंद से हटकर उपलब्धियों पर चला जाए तो प्रशिक्षण ऐसे अनुशासन और अभ्यास की मांग करते हैं। माने उन्हें जितनी भी चीज़ें करने दें वहाँ पर हम उन्हें क्या करें, जो भी उनसे काम कराए उन्हें आनंद की बात हो। लेकिन हम उन्हें प्रशिक्षण अगर कराने लगेंगे तो उन्हें अनुशासन लगेगा, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे जो तनाव पैदा कर सकता है। सभी विद्यार्थी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की गतिविधि में शामिल होने चाहिए तथा जो विद्यार्थी जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन उनके बीच नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें और आपको तथाकथित रूप से समझना और जानना चाहिए। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक संज्ञात्मक विकास में मददगार है। सोचने व तर्क करने की क्षमता, स्वयं व दुनिया को समझने तथा भाषा का प्रयोग करने का सामर्थ्य, अकेले व परस्पर मिलकर काम करने और दूसरों से अंतःक्रिया करने से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो यह बात आप लोग को अच्छी तरीके से जानना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। निजी व सरकारी बहुत प्रकार के स्कूल हैं जिनमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बच्चे जाते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार भारत में हम जिस प्रकार की स्थिति देखते हैं उसमें यह शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों के निकट लाने और इस प्रकार एक समतापूर्ण तथा एकीकृत समाज का आविर्भाव में सहायक हो। किंतु वर्तमान में ऐसा करने के स्थान पर स्वयं शिक्षा की सामाजिक अलगाव को बढ़ाने तथा वर्गगत भेदभाव को बनाए रखने एवं उन्हें और भी बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति हो रही है। तो यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ऊपर जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि दिक्कत थोड़ा सा भाषाई लग रहा होगा कि सर हूबहू पढ़ा रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि देखिए यह एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी है, क्योंकि परीक्षा में आपको हूबहू यही लाइनें पूछी जाती हैं, इसलिए हमें भी अपनी पढ़ाई के दौरान भी ऐसे ही लाइन को हूबहू तैयार करना होगा। अब आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और भी बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति हो रही है। सबसे बुरी बात यह है कि अलगाव बढ़ता जा रहा है और जनता तथा वर्गों के बीच खाई और भी चौड़ी करती जा रही है। 1966 से लेकर 2012 तक हमारे लिए अलग बच्चों की अलग महत्व है। यदि इसका उत्तर हाँ है तो हम कोठारी आयोग के उस स्वप्न को यथार्थ में बदलने के लिए आवश्यक सभी कदम तुरंत उठाने होंगे जिसमें उन्होंने एक ऐसी समान स्कूली व्यवस्था की परिकल्पना की थी जो बच्चों के सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना पड़ोस के सभी बच्चों को शामिल कर सके। माने किसी की बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में बिना ध्यान दिए पड़ोस के सभी बच्चों को शामिल किया जाए, चाहे वो किसी प्रकार के बच्चे हों। यह बात हमें कोठारी आयोग के जो स्वप्न था उसे हमें पूरा करना होगा और पूरा करने के लिए हमें कदम भी आवश्यक महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। अतः अवधारणात्मक विकास संबंधों को समृद्ध और प्रगाढ़ बनाने व नए अर्थों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रक्रिया है।
इसके साथ उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरे के साथ अपने रिश्तों के संबंध में सिद्धांत भी शामिल होते हैं और उन्हें ये सिद्धांत या बताने की चीज़ें जैसे वैसी क्यों हैं, कारण व कारक के बीच क्या संबंध है और कार्य व निर्णय लेने के क्या आधार है, नज़रिए, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता में इसका गहरा संबंध है। जैसे जैसे बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है, वे अपनी अवस्था के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और इस तरह अपने सीखने को स्वयं नियंत्रित करने के सक्षम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा और आपको, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सीटेट में स्कोर करना है, इन तथ्यों को, इन चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो अब बताइए ज़रा, यहाँ से आपके मन में कोई दिक्कत, कोई डाउट है? चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, उन्हें सीखने की क्षमताएं होती है। ये नोट डाउन है, ये सीटेट की पूछी लाइन है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भी सीटेट की पूछी लाइन है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, अनुभव के माध्यम से, स्वयं की चीज़ें करके, स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, प्रश्न पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्ति करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। यह लाइन सीटेट की पूछी लाइन है। अभी आपको ये थोड़ा सा बेशक बोरियत लगे, लेकिन जिस समय आप सीटेट की परीक्षा देने के बाद परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे तब आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगा और एक ही मुस्कान के साथ एक बात रहेगी कि वास्तव में ई लर्निंग विद दुर्गेश क्यों सीटेट की दुनिया के लिए, क्यों शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हो सकता है यहाँ से आगे आपको और सारी चीज़ें देखने, पढ़ने और समझने को मिले। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों, बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उन्हें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। ये बात याद रखना है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे न तो उन्हें समझ पाएँ, न उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएँ। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा। मानसिक रूप से जब तैयार हो तभी उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऐसे उन्हें पढ़ा देंगे तो बाद में अवस्थाओं में उन्हें सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रभावित होती है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह जाते हैं, लेकिन संभव नहीं है कि उन्हें समझ पाएँ और न ही अपने आसपास की दुनिया को वो अपने ज्ञान से जोड़ पाने में सक्षम होंगे। वह एक किताबी बच्चा, एक किताबी बालक के रूप में, बालिका के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में हमें दिखाई देंगे। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। माने बच्चे, बालक हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे स्कूल के अंदर हो चाहे स्कूल के बाहर। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्टि होती है। कला और कार्य समग्र सीखने के अवसर प्रदान करते हैं जो सौंदर्य बोध से पुष्ट होता है। ऐसे अनुभव भाषाई रूप से ज्ञात चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर नैतिक मुद्दों में, ताकि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा जा सके और जीवन में समाहित किया जा सके। तो यहाँ से भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों में हम यदि संबंध रखें तो सीखने की प्रक्रिया और अधिक पुष्टि होती है। कला और कार्य समग्र सीखने के अवसर प्रदान करते हैं जो सौंदर्य बोध से कुछ पुष्ट होता है। ठीक है, और ये ऐसे अनुभव भाषाई रूप से ज्ञात चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर नैतिक मुद्दों में, ताकि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा जा सके और जीवन समाहित किया जा सके। अब हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे और इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सीखने के लिए उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों में अवधारणाओं को रट कर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल न जाए, बल्कि उन्हें समझ सके और आत्मसात कर सके। माने हमें सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए, मतलब उन्हें रटाना नहीं है, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार नहीं कराना है, बल्कि उन्हें समझ दिलाना है, उन्हें आत्मसात कराना है। ठीक है, सीखने में विविधता व चुनौतियाँ होनी चाहिए।
वह बच्चे को रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रखे, माने बच्चों को रुचिकर लगे, उन्हें चुनौती मिले ताकि उसे हल करना चाहें, वो उन्हें रोचक लगे, वे व्यस्त रहें। उब महसूस होना इस बात का संकेत है कि वह कार्य बच्चा यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है, उसका संज्ञानात्मक मूल्य खत्म हो जाएगा। उसे मशीन नहीं बनाना है, उसे यांत्रिक रूप से नहीं बनाना है, उसे हमें हंसाकर, खिलाकर, खुश कर कर, जिज्ञासु बनाकर ही बच्चों को सिखाना है। यह बात का हमें और आपको, साथ ही बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। सीखना किसी की मध्यस्थता उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने में से सामाजिक संदर्भ व संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। स्वयं के बारे में समझने की प्रक्रिया का संबंध शारीरिक बदलाव और वयस्कों के रूप में सामाजिक और शारीरिक मांगों से संगति बिठाने से है। स्वतंत्रता, घनिष्ठता, मित्र मंडली पर निर्भरता आदि कुछ ऐसे सरोकार हैं जिनको पहचानने और उन्हें निपटने की दिशा में उचित सहयोग देने की जरूरत है। बाहर की दुनिया तथा व्यक्ति की उस तक पहुँच और वहाँ आने जाने की स्वतंत्रता व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। यहाँ से ये बात आपको जाननी होगी। लड़कियों के विषय में यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रायः सामाजिक परंपराएं उन्हें चारदीवारी के भीतर रहने के बाध्य कर देती हैं। यही परंपराएं लड़कों के लिए ठीक इसके विपरीत रूढ़ि को प्रोत्साहित करती हैं, जो लड़कों को बाहरी व शारीरिक क्रियाकलाप से जोड़ती हैं। इस तरह रूढ़ियाँ किशोरावस्था में अधिक प्रबल हो जाती हैं, जो शरीर बढ़ने के साथ साथ, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने, हमने ये सीखा, हमने ये देखा कि किशोरावस्था में विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। स्वयं के बारे में समझने की प्रक्रिया का संबंध शारीरिक बदलाव, वयस्क रूप में सामाजिक और शारीरिक मांगों से संगति बिठाने से, स्वतंत्रता, घनिष्ठता, मित्र मंडली पर निर्भरता आदि कुछ ऐसे सरोकार हैं जिनको पहचानने और उन्हें निपटने की दिशा में उचित सहयोग देने की जरूरत है। बाहर की दुनिया तथा व्यक्ति की उस तक पहुँच और वहाँ आने जाने की स्वतंत्रता व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। ये बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। और उसमें लड़कियों की क्या रोल है, लड़कों का क्या रोल है, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब हम लोग और आगे देख लेते हैं, और आगे क्या पढ़ना है। आगे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा और तथ्य को देख लेते हैं। यहाँ पे देखना का जो समय होता है, इन शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते हैं, जो उन्हें खतरनाक स्थिति जैसे यौन रोगों, यौन व्यवहार, HIV, एड्स एवं नशीली दवाओं एवं सेवन का शिकार बना सकती है। मतलब यहाँ से हमें ये सीखना है, हमें हमेशा मित्रवत रहना चाहिए। मैंने NCF 2005 एक बात हमेशा ये कहता है कि अगर हम मित्रवत नहीं रहते हैं, जैसे प्रायः हम आप देखते हैं कि हमें सोचते हैं कि बच्चों और अध्यापकों बीच में एक अध्यापक और टीचर की खाई रहे, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बीच में एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, एक ऐसा मित्र मंडली की तरह होना चाहिए ताकि वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड की तरह अपने अध्यापक को ट्रीट कर सके। और इस प्रकार उन्हें एक दूसरे से हर प्रकार के समाज में जुड़ी हुई बातों को एक दूसरे के समक्ष रखनी चाहिए, उन पर खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर चर्चा करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश में ठीक इसके विपरीत होता है। हमारे यहाँ लोग आज भी पूरी जो पुरानी विचारधारा है उसी को लेकर चलते हैं। लड़के और लड़कियों में एक बड़ा डिफरेंस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। और यह बात यहाँ पर भली भांति में समझता है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे खतरनाक स्थिति जैसे यौन रोग, यौन दुर्व्यवहार, HIV, एड्स एवं नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बन सकती है। तो इन सभी बातों को हमें लोग को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं तो प्रयास हमेशा करता हूँ कि मैं स्वयं अपने लोगों के साथ जुड़े रहें, मित्रवत रहें, और उनके अंदर ये दायरा बना कर रखना चाहिए। यही बात NCF 2005 भी कहती है। ठीक है, यह बात क्या कहती है? NCF 2005 भी यह बात सुलझाती है। हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, हमें अभिव्यक्ति होनी चाहिए, हमें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें किसी भी को बात रखते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि यह क्या सोचेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जाए सके, विशेषकर उनके लिए जिनके हाशिए पर ढकेले जाने का खतरा हो। उदाहरण के लिए वे विद्यार्थी जिनमें कुछ असमर्थताएं हों। विद्यार्थियों या विद्यार्थी समूहों की अपंग, असमर्थ, निर्योग्य शब्दों से संबोधित करने से उनमें एक प्रकार की कुंठा और असहायता की भावना घर कर जाती है। इससे उन कठिनाइयों पर पर्दा पड़ जाता है जिसका सामना विद्यार्थियों को विविध सामाजिक, संस्कृति, वातावरण से आने से के कारण या कक्षा में अपर्याप्त शिक्षण विधि अपनाने के कारण करना पड़ता है। इन बच्चों के भी अन्य बच्चों के समान अधिकार होते हैं। विद्यार्थियों के बीच मतभेद को समस्या के रूप में न देखकर शिक्षण सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा के समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है। तो ये चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर थी। यहाँ से अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप बिना झिझक के आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, कि आपके मन में कोई डाउट है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लास नहीं तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये काफ़ी बड़ा एनसीईआरटी 2005 है। मैं आपको कई बार शुरू से बताता रहा हूँ कि एनसीईआरटी 2005 एक बड़ा टॉपिक है। इसे आराम से पढ़ना है, कहानी की तरह समझते चलना है। एक नहीं कई बार आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको मैंने कई बार बताया है कि 30 से 35 अंक प्रत्यक्ष रूप से प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एनसीईआरटी 2005 आपको पूरी तरह से तैयार करना है। कभी कभी हुबहू लाइन आपने देखा होगा सीटेट में सीधा सीधा पूछ दिया है। और ऑनलाइन क्लास अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ जाएंगे सभी क्लास की लिंक सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, अन्य सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ थोड़ी बोरियत लगेगी, लेकिन सिलेक्शन अगर आपको लेना हो तो हमें बोरियत से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ऊपर सोचना पड़ेगा, ताकि हम लोग सिलेक्शन के और करीब और नज़दीक जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वीडियो हम एक और पार्ट में बना देंगे, क्योंकि कई पार्ट में होगा, थोड़ा समझने में, आपको जानने में आसानी भी होगी। उम्मीद करते हैं यह तथ्य आपको समझ में आ चुका होगा। तो एनसीईआरटी 2005 की सीरीज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर आपके सीटेट, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, केवीएस जैसे परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। लेकिन सभी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे तो जुड़ना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।